मैं विभा दुबे। राजनीति शास्त्र विषय का आज हम कक्षा 11वीं का स्वतंत्रता अध्याय का अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता। मानव इतिहास के बहुत से उदाहरण जब अधिक शक्तिशाली समूहों ने शोषण किया, उन्हें गुलाम बनाया, उनके खिलाफ संघर्ष और उसके प्रेरणादायी उदाहरण भी हमारे सामने बहुत हैं। बच्चों, आज हम स्वतंत्रता पर चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता शब्द जब हमारे सामने आता है तो वही छवि हमारे सामने आ जाती है, यानी हमारे भारत देश की स्वतंत्रता की 1947 की, यानी गुलामी से आज़ादी की। कितना खुशनुमा शब्द है ये स्वतंत्रता, जिसमें स्वयं की आत्मनिर्भरता और आत्मिक खुशी तथा प्रसन्नता का एहसास हमें होने लगता है जब हम बंधनों से मुक्त हो गए हैं, मानो आजाद पंछी की तरह। लेकिन बच्चों, हम यहाँ देश की स्वतंत्रता की नहीं, बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की बात करेंगे, जिससे हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकेंगे, क्योंकि केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि समाज भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देता है और चाहते हैं कि उनकी संस्कृति और उनके भविष्य की रक्षा हो। लेकिन यह स्वतंत्रता बंधनों से मुक्त नहीं बल्कि बंधन युक्त होनी चाहिए। जिस प्रकार व्यक्ति जन्म तो स्वतंत्र रूप में लेता है, किंतु उसके बाद ही वह जंजीरों में जकड़ जाता है, अर्थात उसे नियमों रूपी बंधनों में बंधना पड़ता है। यदि वह इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो अराजक हो जाएगा और पशुओं और जानवरों की तरह ही विचरण करने लगेगा। अर्थात हमें देश की संप्रभुता, अखंडता, एकता, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार, विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध, न्यायालय का सम्मान आदि का ध्यान रखकर इस स्वतंत्रता का उपभोग करना है। यानी देश की सीमाओं का ध्यान रखते हुए ही हमें उसके बनाए हुए नियमों का पालन करना है। बच्चों, हमें व्यक्ति और समाज के रिश्तों को खोजने की जरूरत है। यह भी देखना जरूरी है कि कौन सा लक्षण व्यक्ति को चयन करने, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता देता है और कौन सा नहीं। हमें यह भी सोचना है कि कौन सा लक्षण सही है और कौन सा नहीं, किस लक्षण को दूर किया जाना चाहिए और किसे नहीं। असमानता, जाति भेद, इन्हें दूर करना भी स्वतंत्रता है। यह एक वाद विवाद का विषय हमेशा से ही रहा है कि स्वतंत्रताएं की सीमाएं क्या होनी चाहिए। किसी समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं इसको प्रभावित करती हैं। हम इस अध्याय में यही पढ़ेंगे कि व्यक्ति और समाज दोनों की स्वतंत्रता किस प्रकार से होनी चाहिए। दूसरा, स्वतंत्रता के सकारात्मक एवं नकारात्मक आयामों में क्या अंतर है। और तीसरी बात हम पढ़ेंगे J.S. मिल के हानि के सिद्धांत का क्या मतलब है। इस स्वतंत्रता के अध्याय को पढ़ते हुए हम 20वीं शताब्दी के महानतम व्यक्ति नेल्सन मंडेला को भी याद करें। 20वीं शताब्दी के महानतम व्यक्ति नेल्सन मंडेला की, जिनकी आत्मकथा का शीर्षक ही था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। इस पुस्तक को उन्होंने रंग भेद नीति, अर्थात काले गोरे में भेद, शासन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्ष, गोरे लोगों के शासन की अलगाववादी नीति के प्रति लोगों का विरोध और काले लोगों के द्वारा झेले गए अपमान, पुलिस और अत्याचार के संबंध में ही लिखी है। विशेष बात इस पुस्तक की यह रही कि मंडेला जी का संघर्ष काले और गोरे दोनों ही लोगों के लिए था। अट्ठाईस वर्ष की जेल की काल कोठरी में नेल्सन मंडेला ने अपने वो क्षण जीवन के गुजारे हैं जिसके कारण उन्होंने स्वतंत्रता की एक भारी कीमत चुकाई है। हम ये कल्पना कर सकते हैं कि अपने जीवन के यौवन काल को किसी आदर्श के लिए हवन में चढ़ा देना, जीवन के हर आनंद को छोड़ देना, जीवन के अंग रहे उत्सवों को त्याग देना, ये सब आसान नहीं है। इसी स्वतंत्रता के तारतम्य में हम आगे फिर देखते हैं आंग सांग सूकी। इसी स्वतंत्रता से जुड़ा इनका मामला, जिन्होंने गांधी जी की अहिंसा के
विचारों को अपना प्रेरणा स्रोत माना था। सूकी को म्यांमार में उनके घर में ही नज़रबंद करके रखा गया था, उनके बच्चों से बिल्कुल अलग। यहाँ तक कि उनके पति, जो स्वयं कैंसर जैसी घातक बीमारी से पीड़ित थे, मौत से जूझ रहे थे, सूकी को उनसे भी मिलने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि सैनिक शासकों को ये डर था कि सूकी अपने पति से मिलने यदि इंग्लैंड गई तो वो म्यांमार वापस नहीं लौटेगी, जबकि सूकी के जीवन में अपने परिवार के महत्व से अधिक महत्व अपने देश की आज़ादी थी। सूकी अपनी आज़ादी को अपने देश की आज़ादी से जोड़कर देखती थी। सूकी की पुस्तक का शीर्षक था फ्रीडम फॉर फियर, अर्थात भय से मुक्ति। भय या डर से मुक्त हुए बिना मानव का जीवन गरिमापूर्ण जीवन नहीं हो सकता है। भय पर विजय पाकर ही मानव गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है। सूकी का कहना था कि हमें ना तो दूसरों के विचारों से डरना चाहिए और ना ही सत्ता के व्यवहार से। वो हमेशा यही कहा करती थी कि हम अक्सर भय का प्रदर्शन करते हैं। उनके अनुसार गरिमापूर्ण मानव जीवन जीने के लिए हमें भय पर विजय पानी होगी। बच्चों, हमसे बिल्कुल ये बात छुपी नहीं है। हमारे ही राष्ट्रपिता गांधी जी, जिन्होंने स्वतंत्रता के तारतम्य में स्वराज्य जैसे शब्द की कल्पना कर रखी थी। स्वराज्य, स्व मतलब खुद का और राज्य मतलब शासन, खुद का या स्वयं का शासन। भारत की स्वतंत्रता में गांधी जी के इस विचार ने प्रमुख भूमिका निभाई और यही विचारधारा आगे चलकर हिंद स्वराज के रूप में उभर कर सामने आई। जब हम स्वयं पर शासन करना सीख जाते हैं, तभी वह स्वराज है। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि ऐसी संस्थाओं से मुक्ति है जो हमें मनुष्य को उसकी मनुष्यता से ही वंचित कर देती है। स्वराज में मानव को यंत्रवत बनाने वाली संस्थाओं से मुक्ति पाना है, यानी स्वराज में सच्चे स्व और समाज समुदाय से रिश्तों को समझना जरूरी है। इसी स्वराज के लिए बाल गंगाधर तिलक जी अपने विचारों में क्या कहते हैं, हम ये भी देखेंगे। स्वराज के लिए बाल गंगाधर तिलक जी ने भी एक नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये सभी हमारे वे प्रतीक हैं जो आत्मसम्मान के, आत्म साक्षात्कार के और दायित्व बोध के प्रतीक हैं। आत्मसम्मान मानव के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है और हम दूसरों के साक्षात्कार की बात यदि करते हैं तो सबसे पहले हमें आत्म साक्षात्कार करना चाहिए और दूसरों के दायित्व को उसे समझाने की बजाय सबसे पहले अपने दायित्व को हम समझें। यही कहना था बाल गंगाधर तिलक जी का। बच्चों, अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता क्या है। एक तरफ हम स्वतंत्रता शब्द को सुनकर खुशी का अनुभव करते हैं, बहुत खुश होते हैं कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या इस स्वतंत्रता का मतलब वही स्वच्छंदता है? हम स्वतंत्रता के अर्थ में पहले अर्थ में कह सकते हैं बाहरी प्रतिबंधों का ना होना भी एक स्वतंत्रता है, अर्थात हम स्वयं अपनी मर्जी के मालिक हैं। हम स्वतंत्र रहकर अपने किन्हीं भी कार्यों को कर सकते हैं। हर प्रकार के कार्यों को करने की छूट हमें मिलनी चाहिए। दूसरा है किसी भी रोक को हटाना भी स्वतंत्रता का एक तरीका है, अर्थात हमारे द्वारा किया जाने वाले कार्य पर किसी की रोक टोक नहीं होनी चाहिए, तभी हम कार्य को स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। तीसरा है हम किसी पर निर्भर हुए बिना निर्णय ले सकें, यह भी एक तरीका है स्वतंत्रता का। यदि हम निर्भर होते हैं किसी कार्य को करने के लिए किसी पर, तो फिर हम स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि फिर हम उसके विचार और उसके सोच के अनुसार ही कार्य करते हैं और हमारे द्वारा लिया गया निर्णय सही नहीं हो सकता है। इसीलिए हम
यदि स्वतंत्रता की बात करते हैं तो स्वयं अपने विचारों के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार ही निर्णय लें। हमारी प्राप्त होने वाली उपलब्धियां भी हमारी स्वतंत्रता है। इन उपलब्धियों को हम तब प्राप्त कर पाएंगे जब हम स्वयं मन से स्वतंत्र होंगे। जब हम स्वतंत्र हो जाते हैं तभी हम इन उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम स्वतंत्र रूप से किसी स्वतंत्र व्यवहार को कर सकेंगे तो यह भी एक तरीका है स्वतंत्रता का। जब तक हमें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक हम किसी से भी स्वतंत्र व्यवहार नहीं कर सकते हैं। बंधनों में बंधे रहकर हमारे द्वारा वह व्यवहार किया जाएगा जो दूसरों के द्वारा हम पर थोपा जाएगा। फिर है चौथा, हम हमारी सोच को व्यापक करना, जिसमें हमारी क्षमता एवं रचनात्मकता का प्रदर्शन किया जा रहा हो, तो यह भी एक तरीका है स्वतंत्रता का। हमारी सोच को व्यापक करना, ये माना जाता है, आप स्वयं बच्चों समझते हो कि हमारे द्वारा किया जाने वाला कृत्य तब सही होता है जब हमारी सोच सही होती है। यदि हमारी सोच अच्छी होगी तो हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य भी अच्छे होंगे। तो हम अपनी सोच और हमारी क्षमता को हम बढ़ाएं, साथ ही अपनी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का प्रदर्शन हमारे स्वयं के द्वारा ही किया जा रहा हो, तो यह भी स्वतंत्रता है। हमारी प्राप्त होने वाली उपलब्धियां भी हमारी स्वतंत्रता है। हम तभी अचीव कर सकते हैं, तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम स्वतंत्र होंगे। स्वतंत्र रूप में हमें यदि नहीं छोड़ा जाएगा तो हम किसी प्रकार के निर्णय को नहीं ले पाएंगे, निर्भर रहकर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएंगे, अपनी योग्यता को सही रूप में चुन नहीं पाएंगे, अपने जीवन के रास्तों को हम नहीं अपना पाएंगे। इसीलिए हम यदि स्वयं कार्यों को करके और इन उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं तब हमें हमारे जीवन में खुशियों का एक विशेष अवसर प्राप्त होता है। इसीलिए हमारी प्राप्त होने वाली उपलब्धियां भी हमारी स्वतंत्रता है। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता की परिभाषा। पहली परिभाषा है बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी परिस्थितियों का होना जिसमें हम अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी परिस्थितियों का होना जिसमें हम अपनी प्रतिभा का विकास कर सकते हैं। तो बच्चों, यदि बंधन होंगे तो हम अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते हैं। यदि बार बार आपके किए जाने वाले कार्यों पर रोक लगाई जाएगी, विषम परिस्थितियां आपके सामने आती रहेंगी, तो आप अपने आंतरिक गुणों को बढ़ा नहीं सकते हैं, अपनी प्रतिभा का विकास नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी परिस्थितियों का होना जिसमें हम अपनी प्रतिभा का विकास कर सकते हैं, वही स्वतंत्रता है। दूसरी परिभाषा है स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मक और क्षमताओं का विकास कर सकें। यदि हम पर किसी प्रकार की चीज़ें थोपी जाती हैं, मजबूरीवश हम किसी कार्य को करते हैं, तो उसमें ना ही हमारी क्षमता का प्रदर्शन होता है और ना ही उसमें हम अपनी कुछ रचनात्मक चीज़ों को डाल सकते हैं, रचनात्मक गुणों को डाल सकते हैं। इसीलिए यदि आपको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है किसी भी कार्य को करने के लिए, तो आप अपनी क्षमता का विकास कर सकते हैं। आपकी क्षमता से ही समाज का, परिवार का और पूरे राष्ट्र का विकास निर्भर करता है। आपकी इसी रचनात्मकता के गुण से आज हम ये पाते हैं कि संसार और हमारा देश जो पहले विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं था, लेकिन धीरे धीरे विकास करते करते
आज हम विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में आ गए हैं, उसका प्रथम कारण यही है कि हमने राष्ट्र की स्वतंत्रता प्राप्त की है। उसी प्रकार से व्यक्ति विशेष की भी स्वतंत्रता अनिवार्य है, जिससे हम अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे आंतरिक गुणों का विकास नहीं होगा, हम बाह्य विकास नहीं कर सकते। बच्चों, जब कभी भी हम किसी कार्य को सुचारू रूप से करने लगते हैं, हमें उसके परिणाम भी अच्छे प्राप्त होने लगते हैं, तो हम ये पाते हैं कि उसमें कुछ बाधाएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। जब हम किसी भी चीज़ का उपभोग अपने जीवन में करने लगते हैं, तो कुछ न कुछ बाधाएं आना प्रारंभ हो जाती हैं। हमें जब स्वतंत्रता मिली, तो पूरे देश की जनता के लालन पालन की आर्थिक, राजनीतिक आदि परेशानियों का सामना हमारे देश को करना पड़ा। उसी तरह इन बाधाओं ने अपनी जगह बनाना शुरू कर दी, क्योंकि जब हम स्वतंत्र रहकर किसी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं और हम थोड़ा भी विकास करना चाहते हैं, तो बहुत सारी विषम परिस्थितियां, बहुत सारे रोड़े ऐसे आने लगते हैं, बहुत सारे अड़ंगे ऐसे आने लगते हैं जो उसमें बाधा उत्पन्न करने का कार्य करने लगते हैं या बाधक बन जाते हैं। यदि हम उन बाधाओं से हार जाते हैं, तो हमारा विकास वहीं पर रुक जाता है। जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, तो इतनी बड़ी हमारे भारत देश की जनता, जो पहले अंग्रेजों के गुलाम थी, उसके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर प्रकार की परेशानियों का सामना हमारे देश के उन लोगों पर आ पड़ा था, जिन्होंने पूर्ण संघर्ष करके इन बाधाओं को दूर करते हुए भी इस देश की जनता के पूर्ण आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान किया। और आज हम उन्हीं विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में हर क्षेत्र में आ चुके हैं। चाहे हम शिक्षा जगत देख लें, चिकित्सा जगत देख लें, तकनीकी के क्षेत्र में देख लें, रचनात्मकता और क्षमताओं की दृष्टि से हम देख लें, हमारा भारत उन विदेशी राष्ट्रों की के पद चिन्हों पर चल पड़ा है। और हमें हमारे भारत में किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना या चिकित्सा के लिए विदेश जाने की, शिक्षा के लिए विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने सभी कार्यों को भारत में रहकर ही पूर्ण कर रहे हैं। इन बाधाओं में पहली बाधा आई दूसरे लोगों के प्रतिबंध का प्रभुत्व। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य था, जिससे भारत की जनता को स्वतंत्रता या आज़ादी से अपने विचार रखने की स्वतंत्रता नहीं थी। ये बाधक है हमारी स्वतंत्रता में। बच्चों, हम ये जानते हैं कि जब हम स्वतंत्रता पूर्ण किसी कार्य को करते हैं, तो हम उस कार्य को खुशनुमा पाते हैं, हमारे व्यक्तित्व का विकास होता हुआ देखते हैं। वो कार्य हमारे सुचारू रूप से चलते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। लेकिन यदि अधिक बंधन हो, प्रतिबंध हो, बाधाएं उत्पन्न की जा रही हो, तो फिर हमारा विकास वहाँ पर अवरुद्ध हो जाता है। तो ऐसे ही प्रतिबंध दूसरे लोगों के द्वारा, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा भारत की जनता पर लगाए जा रहे थे, चाहे वैचारिक बंधन हो, आर्थिक बंधन हो। जबकि भारत में सभी बुद्धिजीवी लोग थे, लेकिन फिर भी चूंकि हम दूसरों के बंधन में थे, इसलिए अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रखने में सक्षम नहीं थे। दूसरा बाधक तत्व था बाहरी नियंत्रण। जब हम स्वयं के मन मस्तिष्क से स्वतंत्र होने का प्रयास करते हैं, तो बाहरी लोग, बाहरी दुनिया हम पर नियंत्रण लगाना प्रारंभ कर देती है, जो हमारी स्वतंत्रता को बाधित करती है। सबसे पहले हम अपने मस्तिष्क को स्वतंत्र करें। यदि मस्तिष्क यानी हमारी सोच, हमारे अच्छे विचार नहीं होंगे, तो हम स्वतंत्र होकर किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। तब हमें यह नहीं सोचना है कि बाहरी दुनिया क्या कह रही है या हमारे बाहरी लोग क्या कह रहे हैं या हम पर किस प्रकार का नियंत्रण लगाया जा रहा है, क्योंकि नियंत्रण में रहकर या बंधन में रहकर तब हम
उचित कार्यों को नहीं कर सकते हैं। तो सबसे प्रमुख यही है कि मन और मस्तिष्क दोनों ही स्वतंत्र होने चाहिए, बाहरी लोगों का बंधन ना हो, बाहरी दुनिया का नियंत्रण ना हो हम पर, तो हमारी स्वतंत्रता बाधित ना होकर निरंतर चलती रहेगी और हम अपने साथ अपने समाज का, अपने परिवार का और अपने राष्ट्र का विकास करते रहेंगे। तीसरी बाधा है सामाजिक कुरीतियां, जाति भेद, धर्म से संबंधित बातें, ऊंच नीच की विचारधारा। ये वे सामाजिक कुरीतियां हैं जो स्वतंत्र रहकर व्यक्तित्व विकास एवं संपूर्ण विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। बच्चों, हम ये जानते हैं कि मानव स्वतंत्र रूप में जन्म लेता है, लेकिन क्यों वो बंधनों में बंधने लगता है? जब वो इस समाज को अपनाता है तो जाति भेद और धर्म से संबंधित बातें, साथ ही उसके साथ विचारों में ऊंच नीच की भावनाएं आने लगती हैं और ये सामाजिक कुरीतियां हम पर वो बंधन डालती हैं जिससे हम स्वतंत्र रहकर अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाते हैं और हमारे संपूर्ण विकास में ये सामाजिक कुरीतियां बाधा उत्पन्न करने का कार्य करती हैं। सरकार कई बार सरकार के द्वारा ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो बलपूर्वक प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं। ये कानून शासकों की ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका में अपेरिथाइड यानी रंग भेद प्रणाली जैसे नियम अपनाए गए। सरकार की अपनी कोई ना कोई जरूरत हो सकती है, लेकिन यदि सरकार लोकतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिकों का अपने शासकों पर कुछ ना कुछ नियंत्रण हो सकता है। राजतंत्री प्रणाली में राजा का ही शासन चलता था, लेकिन जहां हम भारत में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली की बात करते हैं, सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले अंकुश पर या प्रतिबंध पर नागरिक नियंत्रण लगा सकते हैं शासकों पर। हम कई बार देखते हैं कि सरकार ऐसे कानून बना देती है जो हमारे विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं और जो शासकों की ताकतें होती हैं वो अपना प्रतिनिधित्व करती रहती हैं। इन्हीं प्रतिबंधों के लिए सुभाष चंद्र बोस जी का कथन है कि ऐसे प्रतिबंधों को दूर करने की जरूरत की ओर हमारा ध्यान वो दिलाते हैं। उनका मानना है कि आज़ादी सिर्फ वह नहीं है जो हमने प्रारंभ में प्राप्त कर ली है। सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि केवल हमने एक देश से दूसरे देश में अपने आप को आत्मनिर्भर बना लिया या हस्तांतरित कर लिया है, यही आज़ादी नहीं है। यानी हमने गुलामी से आज़ादी प्राप्त कर ली है, यह आज़ादी नहीं है, बल्कि इनके विचारों के अनुसार या इनके कथनों के अनुसार राजनीतिक गुलामी से मुक्ति ही मुक्ति नहीं है, बल्कि इससे सबको समान धन मिलेगा और संपत्ति का समान वितरण होगा। लेकिन समान धन मिलना और संपत्ति का समान वितरण तब संभव है जब हम स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को रखकर अपने जीवन में रोजगार के अवसरों को ढूंढ सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं। रोजगार के अवसरों को प्राप्त करने की स्वतंत्रता योग्यता को के अनुसार रखी जाएगी, तभी हम समान धन और संपत्ति का समान वितरण की कल्पना कर सकते हैं। दूसरा है समाज धर्मनिरपेक्ष रूप में होगा। भारत राष्ट्र ही हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अर्थात किसी एक धर्म को मानने की ही स्वतंत्रता नहीं है। भारत का नागरिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रह रहा है तो हर धर्म को अपनाने की, हर धर्म के प्रति आस्था और उपासना रखने की उसको स्वतंत्रता है। फिर है जातिवाद समाप्त होगा। जातिवाद ने यदि जड़ मजबूत कर ली तो हम अपने देश में विकास नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें कदम उठाना होगा जातिवाद को समाप्त करके। सामाजिक असमानता का अंत होगा। जब तक असमानताएं समाप्त नहीं होंगी, चाहे विचारों की हो, वंश की हो, भाषा की हो, लिंग की हो, वर्ण की हो, जब तक ये असमानताएं समाप्त नहीं होंगी,
हमें विकास के अवसर नहीं मिलेंगे। अगला है सांप्रदायिक और धार्मिक असहिष्णुता का सर्वनाश भी होगा। सांप्रदायिकता फैलती चली जाएगी। धर्म हर धर्म का व्यक्ति अपनी धार्मिक जड़ों को मजबूत करता चला जाएगा और धीरे धीरे जिस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की हम कल्पना करते हैं उसका सर्वनाश होने लगेगा।